नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो प्रतिशोध में। प्रतिशोध आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार प्रतिशोध में हम पाकिस्तान और भारत के इर्द गिर्द चल रही चीजों को तो डिस्कस करते ही हैं, ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया भर में कहां तनाव ऐसा बढ़ रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। ऐसा ही एक तनाव है जो इस समय चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है। आप देखिए कैसे जद में लेती हैं चीजें बाकी जगहों को। इजराइल ने कह दिया कि देखिए ट्रंप दुश्मन नंबर 1 के तौर पर फहरिस्त में था, और इधर क्या कह दिया गया, इधर कह दिया गया कि ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान अपने परमाणु हमलों का परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ। हालांकि बाद में इस्लामाबाद ने इससे मना कर दिया। इन तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए, ईरान का इजराइल पर जबरदस्त पलटवार, करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला। ईरान ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अटैक से इजराइल में भारी नुकसान। टेल अवीव में ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है ईरान। मतलब ये समझिए कि वो जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित जिसको गिना जाता है, वहां सबसे ज्यादा मिसाइलें दाग कर उस जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके ये बताना चाहता है कि हमारे पास वो जो 30,000 मिसाइलें कहता है कि उसके पास मौजूद हैं, 30,000 इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वो सारी मिसाइलों से पाट देगा इजराइल को। इजराइल ने कह दिया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगातार चुका रहा है ईरान, और अब वहां के नागरिक भी इसकी कीमत चुकाएंगे। अगली खबर देखिए, इजराइल के गैस पावर प्लांट पर अटैक। ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। गेजर पे गैस पावर प्लांट को नुकसान। यहां हदेरा पावर प्लांट पर भी ईरान ने किया अटैक। ईरान ने अटैक किया था। यहां एक दूसरे की ऐसी फैसिलिटीज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वहां ऐसी ही एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां एक तेल संशोधन जहां किया जाता था, ऐसी एक जगह का झुलसते हुए। और जानते हैं आप कि तेल में अगर आग लगा दी जाए तो फिर उसको बुझाया भी मुश्किल से जाता है। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एट्रिशन देने की कोशिश में हैं दोनों ही मुल्क। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य। बहुत स्वागत है आपका। अभी जो चल रहा है इस सूरत हाल को जरा 30 सेकंड में दोनों ही मेहमानों से समझते हैं। मेजर गौरव, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दिनेश कि जो ईरान का तेल है उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, और ईरान जो भी पैसा कमा रहा है या तो ब्लैक में तेल बेच रहा है या फिर चाइना, रशिया और ऐसे देशों को बेच रहा है। उससे वो अपने न्यूक्लियर ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है कि मैं इससे न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि आय का बहुत बड़ा स्रोत तेल है। अगर तेल पे वार करा तो ईरान का तेल, अगर तेल पर वार हुआ तो ईरान का तेल निकल जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल है ये। लेकिन ईरान की तरफ से ये दोनों ही बातें सामने आ रही हैं। कौन सी दो बातें मैं कह रहा हूं, पहले खबर देख लीजिए, फिर वो दोनों बातें आपके सामने रखता हूं। ईरान के परमाणु ठिकाने पर जोरदार प्रहार, इजराइल की बमबारी से भीषण विस्फोट। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके। असल में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं। एक तो आप जानते हैं नतांज में है, जो करीब 250 किलोमीटर दूर है तेहरान से, और दूसरा ये फोर्डो परमाणु साइट के आसपास भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 के आसपास। तो ये 2.5 से 3 वाले जो ये भूकंप आते हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि जब ये फैसिलिटीज इस तरह की जहां होती हैं, जहां न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर किया हुआ होता है, वहां पर हमले हो जाएं तो ये भूकंप बहुत आते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान में बहुत आए थे। कुछ ऑप सिंदूर की आपको याद नहीं आ रही? वही कुछ पैटर्न मिलता जुलता है, उसी तरह के झटके आ रहे हैं। और जो फोटो है वो बहुत माना जाता है कि बहुत गहरा है। अच्छा, तो ये जो एक माउंटेन के ऊपर है ना, ये करीब 60 से 90 फुट के नीचे है। मतलब एक प्रकृति प्रदत्त बंकर बना हुआ है। उसमें जाकर के इन्होंने नीचे बनाई हुई फैसिलिटी, उस फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ है। तो जरूर कहीं ऐसी जगह चोट मारी है कि फिर भूकंप के हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, भूकंप के झटकों का। जी, तो ये क्या ईरान की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं मेजर गौरव की वहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसा कोई डेंट नहीं हुआ है, इधर ये झटके भी आ रहे हैं। तो क्या इतना 90-100 फीट की गहराई तक भी पहुंचकर मारने वाले बॉम्ब हैं क्या? 100% बंकर बस्टिंग बॉम्ब आप ही की शो में हमने कवर करा था 3 दिन पहले, जहां पे यह बताया गया था कि इजराइल अमेरिका से बोल रहा है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें ऐसे बॉम्ब्स दीजिए, और सर ने भी विस्तार पूर्वक उस पर बातचीत करी थी। देखिए, 2 बातें हैं। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो वॉचडॉग है, उसने क्लियर कट बोला है कि यहां पे रेडिएशन फैला है ईरान में, यानी कि जो सरफेस पे जो इनका प्रोग्राम चल रहा था, सरफेस पे उसको खासा डैमेज हुआ है, खासा इजराइल ने डैमेज करा है इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को।
और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि सरफेस पर था, लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम जमीन के कई सौ फुट नीचे भी है। उसके लिए, उसके मुकम्मल इलाज के लिए इजराइल ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी की मांग करी है कि आप हमें ऐसे खास बॉम्ब दीजिए, बंकर बस्टिंग बॉम्ब दीजिए, जो डीप पेनिट्रेशन करें और वहां पे जाके नीचे फटें 100 फुट नीचे। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल जाएगी 100 फुट नीचे जमीन के और वहां पे जाके फटेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसकी कहानी चल रही है अभी। बॉम्ब पहले ड्रिल करेगा, ड्रिल करने के बाद अंदर जाकर फटेगा। अगली खबर देखिए, युद्ध में ईरान को बहुत बड़ा झटका, 3 बड़े खुफिया अधिकारियों की मौत। IRGC के खुफिया चीफ और उनके डेप्यूटी की मौत। खुफिया ऑफिसर मोहसिन वागेरी भी मारे गए। ये इतने बड़े बड़े कमांडर्स को मार डालना, लेकिन जो मेन है वो तो खामेनेई माना जा रहा है। देखिए, जो ये कमांडर्स हैं, एयर डिफेंस चीफ को मार दिया, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, IRGC के चीफ को मार दिया। तो 3 उनके मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं, वो चले गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। और ये बंकर बता रहे थे, गौरव ने याद दिला दिया, GBU 57 है बॉम्ब जो जाके नीचे तक मार सकता है। उसकी 2 स्टेज की है। GBU 57 अमेरिकन बॉम्ब है, उसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बोलते हैं, MOP। तो वो जाएगा, पहले पेनिट्रेट करेगा, फिर बस्ट करेगा। तो मोआब इसी को कहते हैं, मोआब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। वो अलग है। अच्छा, ये सर बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन वाला। अच्छा, अलग है, वो अलग है। वो अलग है। ओके। ये दोनों अलग अलग हैं। ओके। उसका काम, इसका काम है कि पेनिट्रेट वो वाली जो माताजी कहलाती हैं बमों की, वो सीधे जाके फट जाती हैं। ये वाली माताजी पहले ड्रिल करती हैं और फिर फटती हैं। उस माताजी का ये है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगी आप जहां गिरेंगी, क्योंकि जाने का रास्ता तो हो गई। राइट। माताजी अंदर 3000 डिग्री का टेम्परेचर दे देंगी, फिर उसके बाद आप करिए। तो संभालिएगा ऐसी माताजी से। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। नेतन्याहू ने कहा, एटमी प्रोग्राम के लिए ट्रंप को मारता है खतरा। ईरान की नजर में ट्रंप सबसे बड़े दुश्मन। नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताया। कहा कि लिस्ट में नाम तो मेरा भी है, लेकिन सबसे ऊपर ट्रंप लिखे हुए हैं भाई उनके पास जो लिस्ट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसके ऊपर देखिए ट्रंप का क्या कहना है इसके ऊपर। ट्रंप साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझको लगता है ये दुनिया को कम, अमेरिका को ज्यादा बताया कि भाई नाम तेरा ऊपर है, तू देख ले नाम इन्वॉल्वमेंट कितनी रखनी है और क्या करना है आगे। मैं बिल्कुल दिनेश आपसे अग्री करता हूं। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अब इसमें क्या है कि ट्रंप कहता है कि मैंने नेतन्याहू का हाथ पकड़ लिया, नेतन्याहू तो इसको ठोकने के चक्कर में था, खमेनेई को, मैंने इसको मना कर दिया। वहां पे नेतन्याहू कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं खमेनेई को, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, वी विल गेट हिम। अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप ना फिर से वही बात कर रहा है जो ट्रंप ने पहले करी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन के पहले ट्रंप क्या कह रहा था कि चलो ओमान में बैठते हैं स्टीव विटकॉफ के साथ और हम लोग बातचीत करते हैं। देखो तुम भी अच्छे बच्चे, हम भी अच्छे बच्चे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सब लोग आओ बैठो बातचीत करते हैं। चलो बातचीत करते हैं। संडे को टॉक्स होने वाली थी, संडे को, बीता संडे टॉक्स होने वाली थी। फ्राइडे की रात को ये करते करते अटैक कर दिया, पूरी उसकी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी, एयर डिफेंस उड़ा दिया उसका। आज की तारीख में आपको पता है इजराइल क्या बोल रहा है? इजराइल ये बोल रहा है कि वी हैव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर ईरान। उनका स्टेटमेंट आया, वी हैव कंप्लीट। और सर बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। क्या है दिनेश? कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी का एक दृश्य भी आया था। वो उस एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। ये मामला बड़ी शांतिपूर्ण जगह होता है, वो आराम से कर रहे हैं, जैसे कोई खतरा ही नहीं है। अब बताइए ऐसे माहौल में आपकी एयर स्पेस गई आज से, आर्मी काम नहीं कर सकती क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। अब आपका मिसाइल्स बच गई हैं। मिसाइल्स में अगर आपका वो नहीं जाता, जिसको आप लेके पौवा पौवा कुछ लोग कहते थे पहले, तो वो है नहीं क्योंकि वो तो मार दिया। अब ये जो बता रहे थे उसमें मुझे एक चीज और याद आई, जो गौरव ने बताया कि ऊपर उन्होंने पूरा साफ कर दिया। ऊपर सारा उनका वेंटिलेशन सिस्टम होता है, सारा उनका सर्वाइवल सिस्टम ऊपर होता है। जो पहाड़ के ऊपर था वो तो गया, तो नीचे सर्वाइवल सिस्टम है नहीं। फिर आपने एक मदर ऑफ बॉम्ब्स की बात याद दिलाई थी, माता जी की, तो वो भी लग जाएंगी। तो अब बचा क्या? तो बचा क्या कह रहे हैं कि बचा है और इजराइल कह रहा है बचा नहीं है। तो ये बचा कितना है? ऊपर रोशनदान, खिड़की, दरवाजे ऊपर से जो खुलते थे वो सारे बंद हैं। और फिर वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब तो इंतजार कर ही रही है। अगली खबर देखिए, ईरान से लोगों के भागने का वीडियो सामने आया। इजरायली हमलों से डरकर भाग रहे हैं लोग। तेहरान में सबसे ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेहरान में दहशत से तेज हुआ पलायन। तेहरान में सबसे ज्यादा इजरायली हमले। और अब तेहरान को यह कह भी दिया इजराइल ने कि तेहरान वालों सावधान रहो। वो इसलिए भी क्योंकि इजराइल में जो नागरिक ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा गया है कि सेम टू यू तो करेंगे हम। नहीं, इन्होंने फारसी में ट्वीट करा है और इन्होंने
इजराइल की सरकार ने जो नागरिक है वहां के ईरान के, उनको एड्रेस करा है कि देखिए हम दयावान लोग हैं, हम दयावान हैं, बड़े दिल वाले हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप निकल लो, मलबा बनने वाला है तेहरान, ठीक है, तो आप लोग पहले निकल लो। और फिर अपनी तारीफ करते हुए इजराइल ये कहता है कि देखो ऐसा कहां होता है दुनिया में जो 3 दिन पहले कोई बता दे कि मलबा होने वाला है। पहले से बताकर आपको निकलने का टाइम देकर, अगर आप उसमें देखेंगे वो विजुअल्स इस समय बड़े राउंड कर रहे हैं, तो एक तरफ डिवाइडर के इस तरफ लाइनें लगी हुई हैं, उधर से आने वाली 1-2 कारें हैं जो तेहरान के अंदर एंट्री ले रही हैं। अगली खबर देखिए, खमेनाई पर अटैक करना इजराइल के लिए मुश्किल, तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर खमेनाई की जाने की खबर। लाविजान के एक बंकर में अंडरग्राउंड होने की संभावना। अब अगर हमारे पास ये खबर है कि लाविजान के बंकर में है भाई साहब, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जो दुष्कर है, दूभर है उन लोगों के लिए, जिसका नाम इजराइल है। यहां ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जाता है लाविजान। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर तुम ये बता दो कि मेरे बैग में आलू रखे हुए, तो मैं सारे आलू तुमको दे दूंगा। लाविजान के बंकर में है भाई साहब जी। नहीं, इजराइल, इसको देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया बात करी है इजरायलीज ने इस बारे में। लगातार नेतन्याहू संपर्क में है जो वहां के लोकल लोग हैं, और लोकल लोगों से यह कह रहा है, उसको पता है कि लोग पहले विद्रोह कर चुके हैं कई बार खमेनेई के खिलाफ, खासतौर से उस हिजाब के केस में लोग आ गए थे, 100-200 लोगों को गायब कर दिया था, जान से मार दिया था। अब नेतन्याहू कह रहा है कि देखो, मैं आपको, आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और इस लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, इसलिए जो एक्चुअल में वहां पे असुर शक्तियां हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे। पहली चीज। दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए आज खड़े हो जाएं और आप विद्रोह कर दें खमेनेई के खिलाफ। तो ये भी एक बात चल रही है कि विद्रोह कर दो, इसको निकालो, इसको ये किसी बंकर में छुपाओ। एक बार लोग गुस्सा हो गए ना, एक बार लोग पीछे पड़ गए, तो लोग वो कर सकते हैं जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं कर सकता। फिर भीड़, अगर उसमें पगला गई भीड़, तो वो इसको निपटा देगी। और यही कह रहा है नेतन्याहू कि तुम लोग उठ जाओ और बगावत कर दो इसके खिलाफ। और इसी में अगली खबर देखिए कि चलती कारों में धमाके से दहला ईरान। आपको याद होगा, लेबनान में याद है आपको पेजर कैसे फटे थे, अब यहां कारें फट रही हैं। इस धमाके से दहला ईरान, इजराइल पर सीरियल ब्लास्ट का शक, पेजर बॉम्ब की तरह धमाके हुए, ऐसा लग रहा है मोसाद एक्शन में है। मुझे लगता है मोसाद एक्शन में है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, सर आप इसके ऊपर जरा विस्तार से बताइएगा। मोसाद के पास ऐसे कई 100 सिनेरियो रहते हैं एट अ टाइम, ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, मोसाद खास तौर पे इसके लिए मशहूर है कि 1000 से, अगर ऐसा हुआ तो हम ये 5 चीजें करेंगे, और अगर वैसा हुआ तो हम ये 10 चीजें करेंगे। उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, मैन पावर भी लगाते हैं, प्लानिंग भी लगाते हैं, और अगर वो सिनेरियो फिट हो गया तो बस उसको स्लॉट में डाला और आगे बढ़ा दिया। यही काम अब कर रहा है मोसाद। दे हैव प्लान्ड दिस। ये जो बीच में बात हुई थी कि उनके एयर डिफेंसेस उड़ा देंगे, जो उन्होंने राइजिंग लाइन के समय करा था, वो 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे भाई लोग, 1.5 साल से। ये समझ लीजिए, अब ये राइजिंग लाइन, ये पहले ये जो शेर है ना, ये ऐसे छलांग लगाता हुआ वाला शेर, ये झंडे में होता था इजराइल के 79 तक। और इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका का एक्शन, यूएसएस निमित्ज मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर बढ़ा। बताया जा रहा है कि यहां एक पोर्ट पर इसके स्वागत के लिए समारोह रखा गया था। कहा गया इमरजेंसी है भाई, मैं स्वागत में नहीं आ सकता, मेरे को अभी आगे बढ़ना है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक है साहब। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा सर। लेकिन इसका वहां बढ़ने का मतलब बताइए क्या है? इसका बढ़ने का मतलब यह है कि अपने दायरे में रहना। अगर उसको पार करोगे, देखिए यूएस ने कहा है हम नहीं जाएंगे ट्रूप्स लेके, सब लोग समझ रहे हैं नहीं जाएगा, लेकिन यूएस ने यह भी कहा है कि हम इंटरसेप्शन में हेल्प करेंगे। अब इजराइल, ईरान के पास क्या रास्ता है? इंटरसेप्शन कर लोगे, जहाज उसके पास है नहीं जो वहां तक जा सके, और मिसाइल मार रहा है, आप इंटरसेप्ट कर दोगे, बचा क्या? ऊपर से ये भी कहा है कि पूरी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इंटेलिजेंस टारगेट्स की दे दी कि खमेनाई कहां है, लॉन्चर्स कहां हैं, सारे लॉन्चर्स उनके तबाह किए जा रहे हैं। तो नेटो में तो अमेरिका का जो सहयोगी है नेटो में, टर्की, वो भी तो सारे डेटा दे रहा है अपने यहाँ से, रेडार वेडार के सारे डेटा के, लो भाई ईरान काम करो। जो आप सुनते हैं ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, OIC, कहने के लिए बड़ा अच्छा है, कुछ मुखौटा तो सबको चाहिए, तो मुखौटा है। अब टर्की भी क्या कर रहा है, उधर यहाँ एक पहलवान अपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा देकर मेजर गौरव आर्य जो देंगे कि बोले भाई इधर तो आई नहीं कोई, इस वाले कोऑर्डिनेट में तो कोई आई नहीं मिसाइल, बोले वो परसों वाला दे दिया, मैं कल वाला आज वाला भेजता हूं आपको। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी। सच बात यह है कि ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। ये सब
जबान खर्ची जो होती है ना, मुंह से बोलना, चाइना ने भी बोल दिया कि तुम हमारे दोस्त हो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रूस ने भी दूर से कोई घंटी हिला दी। कौन सा ऐसा देश है जो कह रहा है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर या हम डिस्ट्रॉयर या हम फ्रिगेट या हम मिसाइल बोट भेज रहे हैं ईरान की सपोर्ट में? एक ने नहीं बोला। दूसरी चीज, किसने बोला कि हम ईरान को हथियार दे रहे हैं? खुल के कोई नहीं बोल रहा। चाइना दे रहा होगा, रशिया दे रहा होगा, खुल के कोई नहीं बोल रहा। लेकिन इजराइल के लिए सऊदी अरब भी खड़ा है, जॉर्डन भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है। यूके ने अपनी फोर्सेस को, अपने यूरो फाइटर्स को, यूके ने अपने यूरो फाइटर्स को एक्टिव कर दिया वहां पे, अपनी स्पेशल फोर्सेस को एक्टिव कर दिया यूके ने। यूएस है तो दुनिया भर के, देखिए बात यह है ना कि या हो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ईरान से सब परेशान है। अरब देश ईरान से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहते हैं अच्छा हुआ, वो बोल नहीं सकते क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट डज नॉट सपोर्ट देम। लेकिन आप किसी भी शेख से पूछें, आप किसी भी बादशाह से पूछें, वो ईरान से खुश नहीं है क्योंकि उनकी जमीन पे, सऊदी अरब की जमीन पे ईरानियों ने आतंकवादी संगठन पाल रखे हैं। सीरिया में पाल रखे हैं, यमन में पाल रखे हैं, लेबनान में पाल रखे हैं, इन्होंने फिलिस्तीन में पाल रखे हैं, इन्होंने हर जगह। तो वहां के लोग परेशान है ईरान से। वो कह रहे हैं ठोको इसको, बहुत अच्छा करा, मारो। अगली खबर, एटमी वॉर को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य ने कहा पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी पलटवार की गारंटी दी। ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो इजराइल तबाह, पाकिस्तान भी इजराइल पर गिराएगा एटम बॉम्ब। और जैसे ही यह खबर ईरान की तरफ से दी गई, इस्लामाबाद से आवाज आई, नहीं नहीं हम नहीं है, हम नहीं है भाई साहब, हम इसमें नहीं है। ये पता नहीं कैसे उन्होंने बयान दे दिया, हम इसमें शामिल नहीं है। मैं तो वो पाकिस्तान को जैसे ही पता बोल दिया होगा, पाकिस्तान लाहौरी तो बकवास करने में नंबर 1 है। लाहौरी ने चिपका दिया, ठीक है कि ऐसे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में बोल दिया कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। ईरान ने सोचा मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान इतना तो करेगा, ये लेकिन फिर इनको लगा नहीं कि यार कम से कम कह ही दिया है। वो जो शोले में एक डायलॉग है कि पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे। इसने बोला तो ये बोला कि भैया मैंने चुपके से बोला था, तुम खुले खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो कि अच्छा मैंने कान में फुसफुसाया था कि ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा। तुमने सार्वजनिक बयान क्यों दे दिया? तुमने दिया बयान, वो हमें मार देगा, हम ऐसे ही बैठे। मैं एक बात बताऊं, ये ईरानी जो है ना, ईरानी ये लोग मुझे लगता है बड़े मासूम है। ये लाहौरियों के चूरन के चक्कर में फंस गए। इनको लाहौरियों ने चूरन पकड़ा दिया कि तुम चिंता मत करो, देसी भी मुसलमान थे तुसे भी मुसलमान, अगर तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो हम तेल अवीव को तबाह कर देंगे। ये बोला इन्होंने। उसके बाद ये खुश हो गए कि भाई देखो न्यूक्लियर पावर हमारे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही इसने अपना बयान सार्वजनिक करा, पाकिस्तान ने वही पुराना बयान अपना दिया। मैं तो मजाक कर दिया। मतलब ये कि असल में पाकिस्तान की तरफ से कही हुई बातों को ईरान ने कुछ ज्यादा गंभीरता से ले लिया और उस गंभीरता पर अमल करते हुए जब सार्वजनिक उसने बातें की तो पीछे से आवाज आई, अरे ये तो ऐसे ही कहा था मजाक में। अगली खबर देखिए, ईरान पर इजराइल की एक और चोट, कुद्स फोर्स कमांड सेंटर पर अटैक। आईआरजीसी की एक गुप्त शाखा है कुद्स फोर्स, और कुद्स फोर्स पर इजराइल में आतंकी हमले का आरोप है। तो मतलब कोई भी विंग, कोई ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, अंडरग्राउंड हो, कैसे भी हो, उसको छोड़ नहीं रहा है इजराइल इस बार। दिनेश, आपको ऐसा नहीं लग रहा इजराइल के अटैक्स पे, आप सोचिएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इजराइल ने एक हिट लिस्ट बना के रखी है? लग रहा है ऐसा। हिट लिस्ट बना के रखी है, किल लिस्ट बना के रखी है, और उसके हिसाब से अच्छा ये टिक, ये टिक, ये फिर गया, ये आईआरजीसी का गया, ये कुद्स फोर्स का गया, ये इनका एयर डिफेंस वाला मामला गया, ये इनके आर्मी का गया, ये एयरफोर्स वाला गया। ये एक एक करके मार रहे हैं और एक एक करके टिक लगा रहे हैं उसके आगे कि ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप भाइयों ने साफ कर दी है। अब देखिए दूसरा बंदा आएगा, उसको टाइम लगेगा सीखने में, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और ये उसको भी निपटाएंगे। आपने नहीं देखा था हमास में यही करा था इन लोगों ने, हिजबुल्लाह में यही करा था। जो पहला वाला था उसको निपटाया नसरल्लाह को, उसके बाद जो आया उसको भी थैंक यू बोल दिया। अब वहां पे कोई है ही नहीं। तो यानी कि सर काट दो, जब आप सर काट दोगे तो शरीर तो ऐसी जमीन पे गिर जाएगा। तो ये हाथ पैर नहीं तोड़ रहे, ये डायरेक्टली सर की ओर जा रहे हैं। और अगर ये सर की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये ईरान के लिए और मौजूदा वहां का डिस्पेंसेशन जो है उसके लिए बड़ी खतरे की बात है। लेकिन यहाँ हमारे प्रोड्यूसर्स जो देखिए उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर कंपैरिजन भी बना लिया था कि भाई ये कह रहे हैं तो सीरियसली कह रहे होंगे, चलो बना लेते हैं। कंपैरिजन दिखाइए जो आपने बनाया था, ये देखिए कंपैरिजन। लेकिन बाय द टाइम ये कंपैरिजन आया, उधर से पाकिस्तान ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। जो आप कह रहे हैं, ये भोपाल की याद बार बार आप मुझे दिला देते हैं, मैं जो मजाक कर रहा था। मुझे लग रहा है कि ये जो कहा जाता है इनकी तरफ से कि सारे मुस्लिम देश हमारे साथ फला मुद्दे में साथ में आए, ये खुद क्यों नहीं निभा रहे हैं फिर ईरान के समय? ये देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब मुस्लिम देश हैं, वो बड़े ही रिस्पॉन्सिबल, ज़हीन और मैच्योर किस्म के हैं। ये पाकिस्तान है, ये बावला टाइप का, ठीक है। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान कहता है न्यूक्लियर पावर, भाई साहब 140 अरब के तुम्हारे लोन हैं। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जो गोरा तुम्हें बड़े बड़े चेक काट के देता है,
आज 5 अरब ले लो, कल 10 अरब ले लो, उसके एवज में गोरे ने तुम्हारी सरकार से क्या लिया है? मैं आज यह दावा करता हूं आपके शो में दिनेश कि इनकी हिम्मत नहीं है, ना इनके पास वो अथॉरिटी है कि अपनी न्यूक्लियर चला दें, क्योंकि इन्होंने सब कुछ गिरवी रखा है। क्यों इनको वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है? मुझे तो दूसरी बात लग रही है मेजर गौरव आर्य, वो कई लोगों की शादी होती है ना, तो अपने दोस्तों से गाड़ी ले लेते हैं कि भाई वो विदा कराने के लिए दे देना, फूल वूल लगा के ले जाएंगे, इनको ये लगेगा हमारे घर की गाड़ी है। अब इन्होंने कह तो दिया क्यों न्यूक्लियर पाकिस्तान मार देगा। पाकिस्तान कह रहा है मेरे पास है कहां, ये तो मैंने हवा बनाई हुई थी, मैं कहां से मार। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि अब कुछ है नहीं, और जो था उसका कंट्रोल तो किसी और के पास है। और दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में 8 देशों में यूएस की बेसेस हैं, बहरीन में तो 5th फ्लीट है। ये क्या करेंगे? ये ऐसे कुछ नहीं, कोई ब्रदरहुड वगैरह। ये तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कह दिया होगा, ईरान को कह दिया होगा तुम चिंता मत करो, ऐसी स्थिति आई तो मैं तैयार हूं, मेरे पास न्यूक्लियर भी है। और जब तक ये बात उन्होंने सुनी, उन्होंने सार्वजनिक बात की, इन्होंने जैसे ही सुना तो पाकिस्तान के पास अमेरिका से फोन आया, वो तेरे पास है क्या, तेरी हवा बना दी है, उतनी हवा में खुश रहे, इस हवा को इतना क्यों उड़ा रहा है कि साला उसमें मेरी पोल खुल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ये भी हो सकता है। और जो गौरव हमेशा कहते हैं, बोले कटोरे वाली बात, बोले मैं तो कटोरा घूम रहा हूं। ये अगली खबर देखिए, इजराइल के कई शहरों पर ईरान का हमला, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक बमबारी की इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ईरान ने किया पार। अब ये इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर भी सर आपसे बात करूंगा मैं। ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम तक जिसको कहा जाता है, फिर उसके बाद इनके पास दूसरे सिस्टम्स भी हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। फिर ये इतना लीकेज, मतलब ये बात जो कही जाती है ईरान को लेकर कि वाकई उनके पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा सही है। जखीरा सही है। इसमें एक मिसाइल इनकी बहुत जबरदस्त है, वो माननी पड़ेगी, वो इनकी नहीं है लेकिन इनके पास है। तो किसने दी है? वो खिबार शिकान है। खिबार शिकान, थोड़ा अरबी वाला शब्द है, थोड़ा शिकान। वो हाइपरसोनिक मिसाइल, अच्छा, कार्बन कंपोजिट से बनी है, उसका आरसीएस बहुत थोड़ा है। कार्बन कंपोजिट से मतलब जो आपके जैसे जहाज बनते हैं, अच्छा, ओके, अच्छा, जो हल्के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, अच्छा, वो रडार में उसका इतना रिफ्लेक्शन नहीं आता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है, MARV है, आपने MIRV एक बार आपने बात की थी, ये मैन्यूवरल री एंट्री व्हीकल्स है। ओके, तो ये कार्बन लाइन से, मतलब वायुमंडल से बाहर जाती हैं 100 किलोमीटर से ऊपर, वहां से जाके नीचे आती हैं, लेकिन बैलिस्टिक रूट पे नहीं आती हैं, मैनोवर करके आती हैं, इसलिए इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो इनके पास, जैसे आपने बताया, आयरन डोम बहुत प्रचलित है, वो रॉकेट ये जो मनूवर जिसको कर सकते हैं, वो तो क्रूज होती है ना, या बैलिस्टिक होती है? क्रूज वाली अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है। अच्छा। बैलिस्टिक वाली बाहर से आती है, ओके, ऊपर से आती है। ओके, ओके, ये बैलिस्टिक वाले का रहता है। तो ये जो है, ये सारा जो उनके पास है, ये किसने दिया? आप सोचिए, सैंक्शंस है। ये चाइना? हाँ, सही पकड़ा आपने। और हाइपर ग्लाइड की जो पावर आई है, जो एरो स्ट्रक्चर्स आए चाइना से आए हैं, मेम्स चाहिए, माइक्रो इलेक्ट्रो। तो चाइना तो बड़ा खुश हो रहा होगा यार कि पाकिस्तान ने तो नाक कटवा दी, चलो ईरान थोड़ी इज्जत रखवा रहा है मेरी। पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक वेपन्स नहीं थे। हाइपरसोनिक वेपन्स सिर्फ 3-4 देशों के पास है, रशिया के पास है, इवन अमेरिका के पास जो अभी है वो पूरे टेस्टेड नहीं है। अच्छा। और हिंदुस्तान के पास है। ओके, बता दें आपको। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम पीछे, हमारे पास है। तो ये वाली जो मिसाइल है इनकी, क्या इसका तोड़ इजराइल को नहीं दिख रहा है? वही मैं बता रहा था आपको, है तोड़। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कितना भी आप वैसा चक्र बना लें, सुदर्शन चक्र, 1-2 उसमें से निकल जाते हैं। अच्छा। और ये लीकेज ही है जो हो रहा है? ये लीकेज है। तो ये देखिए, ये कई सारा इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी टीम ने तैयार किया है। यहाँ पर आपको हम ये बता रहे हैं कि कई, जैसे ये जो है आपका आयरन डोम, ये आपने बताया था 70 किलोमीटर तक प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद डेविड स्लिंग आता है। उसके बाद डेविड स्लिंग की खासियत क्या है? डेविड स्लिंग 40 से 140 के बीच में जाता है। अच्छा। उसके बाद एरो 1 आता है। ओके। उसके बाद एरो 2 आता है। अच्छा, ठीक है। डेविड स्लिंग, एरो 1, एरो 2, और ये थर्ड कहाँ लगा हुआ है? थर्ड उसी का पार्ट है, उसी बीच में। अच्छा। थर्ड एक मिसाइल सिस्टम है जो उसी के बीच का पार्ट है। और उसके पास, इसके पास जो है, इनके पास ग्रीन पाइन रेडार्स हैं, इनके पास सुपर ग्रीन पाइन रेडार्स हैं। अच्छा। तो ये जो एरो 2 है और एरो 3 बन रहा है, मतलब ये वाकई इन्होंने न सिर्फ इनके पास कुछ क्वालिटी, इनके पास मिसाइल्स हैं, और इनका नंबर भी ज्यादा है। एक और बता दें आपको, ये डायरेक्ट इनके पास एक आयरन बीम भी है, वो लेजर से मार करती है। ईरान के पास है? नहीं। अच्छा, इजराइल के पास है। तो अब आप कहेंगे, जब इतना सब अंतर शस्त्र है, तो कैसे ये लीक थ्रू कर जा रहे हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल में तकलीफ होती है। अच्छा। उसको ये प्लग कर रहे हैं। अभी उसको AI इनेबल्ड सिस्टम ये उन्होंने बनाया हुआ है, और अब मुझे उम्मीद है जो अगला दौर आएगा उसमें ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगले दौर की नौबत आएगी क्या? ये भी एक बड़ी बात है। इसीलिए मार रहे हैं, उनके लॉन्चिंग सिस्टम को मार रहे हैं, अब नौबत नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर किया हमला।
बैलिस्टिक मिसाइल ने दागी, तेल रिफाइनरी में आग, हाइफा शहर में लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। हाइफा शहर जिसको एक जमाने में मुक्त कराने में भारत की भी बड़ी भूमिका रही, भारत का कंटिंजेंट वहां गया था, और ये जो तीन मूर्ति हम कहते हैं अपने यहाँ, वो तीन मूर्ति उसी का परिचायक है, जोधपुर लांसर्स। हाँ, और मैंने सुना है कि जब वहां पर जाते हैं हिंदुस्तानी और भारतीय जाते हैं तो हाइफा में उनको मित्र की तरह, भगवान की तरह पूजा जाता है, माना जाता है। तो ये इस जगह हाइफा और वहां की वो पहचान है, वो जो एयर कार्स होती हैं वहां पर चलने वाली, वो ये इस समय हाइफा पे क्यों ज्यादा बमबारी आप देख रहे हैं? दो चीजें हैं। ये जो वहां पे पोर्ट है, वहां पे इंडिया ने भी उसमें थोड़ा सा, एज यू आर अवेयर, कि इंडिया ने बहुत उसमें पैसा वैसा लगाया है, और अभी तक तो ये आया है कि जो इंडियन वहां पे जो इलाका है उसमें कोई रॉकेट नहीं गिरा या उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा हाइफा पोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर दिनेश वहां पे ईरान मिसाइल मारता है और वहां पे इंडियंस हैं भारी मात्रा में जी, अगर उनको नुकसान पहुंचता है जानी और माली, फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि फिर भारत का क्या रिस्पांस रहेगा ईरान को लेके, क्योंकि भारत ने ईरान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन वो तो भारतीय हमारे ईरान में भी हैं, उनको भी सेफ निकालने की और वो करने की कोशिश की वो ठीक है, वो जो ईरान में भारतीय हैं, वो तो युद्ध के बीच में फंस गए, वो तो युद्ध के बीच में फंस गए। उनको ना इजराइल मारने की कोशिश कर रहा है ना ईरान मारने की कोशिश कर रहा है, वो तो विक्टिम्स हैं, उनको बाहर निकालना ही निकालना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी है कि उनको सेफली बाहर निकाले। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो हाइफा में हमारे लोग हैं, जो हाइफा में हमारे एसेट्स हैं, अरबों डॉलर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, और उससे भी बड़ी बात जो हमारे लोग हैं इंडियंस, अगर वहां पे जान और माल का नुकसान होता है, फिर यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भारत ईरान को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। भारत क्या कहेगा ईरान को कि भाई साहब, आपसे तो हमारी लड़ाई नहीं थी, आपने हमारे बंदे क्यों मारे? और अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप पिन पॉइंट प्रिसिजन स्ट्राइक करें, तो आपने फिर फायर क्यों करा? वहां मारा क्यों आपने? जी। इजरायली हमले में जल उठा ईरान, पुलिस ठिकाने से खुफिया मंत्रालय तक अटैक। और यहां तो कहा गया, इजराइल वाले रक्षा मंत्रालय के बारे में कहा गया कि हमने उनकी बिल्डिंग में हमला कर दिया। ईरान ने दावा किया, इजराइल ने सही में कर दिया उधर, और पूरी दुनिया को पता है कि ईरान में रक्षा मंत्रालय की जो उनकी बिल्डिंग है वहां पर हमला हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब ये कह के नहीं किया करेंगे। देखिए ऐसा है, इनको ये पता है इजराइल के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो जहां चाहे वहां हमला कर सकता है। ये बेडरूम में घुस के मारा है सारे चीफ्स। हाँ, और उसमें हम देख रहे हैं खिड़की भर में छेद है, खिड़की में छेद है, अपार्टमेंट में लाइट जल रही है, लाइट जल रही है। तो ईरान की ये जो शक्ति है, उसमें दो चीज चाहिए आपको, कि आपको एक तो पता है कि बंदा यहाँ है, और दूसरा पता है इसमें घुसना कैसे है, मिसाइल कैसे घुसाना है। दोनों शक्तियां हैं इजराइल के पास। भाई आपने ये देखा है, जो सर बात कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सर विथ योर परमिशन कर दूं। आपने देखा ये किस लेवल की मोसाद की इंटेलिजेंस होगी कि उनको पता है कि इस माले में ये फ्लैट है और इस बेडरूम में ये बंदा सो रहा है, क्योंकि जब आपने मिसाइल मारी तो मिसाइल मारने वाले को कोई ना किसी ने तो बताया होगा कि भाई वहां पे मारना है। ठीक कह रहे हैं आप। इनको पता कैसे था कि वो बंदा वहां पे सो रहा है? उस टेबल में उस वक्त बैठकर कोई खाना खा रहा है, अमुक बेड में बैठ के कोई सो रहा है या लेट के सो रहा है। ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस। अरे मुनीर आजकल मिल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जब से उन्होंने वो घड़ी दी थी उनको गिफ्ट में, उसके बाद से मुनीर गायब है। इस पे बात करेंगे आपसे। इजराइल पर हमले का नया वीडियो आया सामने। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बोला हमला, तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर अटैक। अगली खबर डालिए, इजराइल में जो हमले हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव आर्थिक केंद्र, यरूशलेम राजधानी, हाइफा बंदरगाह, तेल रिफाइनरी है यहाँ, रमला और लोद मध्य इजरायली शहर हैं, नेतन्याह, रोहोवोत ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। लेकिन इस बस सबके बीच भैया अभी ये तो दिखाई रहा था कि तेहरान से जाने वालों का तांता लगा हुआ है, आने वाले लोग बहुत कम हैं जी। लेकिन मुनीर कहाँ है? मुनीर कहाँ है, ये बड़ी मिस्ट्री है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पूरे वॉशिंगटन में ढूंढ रहे हैं कि मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है। बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है वहां पे, बहुत स्ट्रगल चल रहा है कि भाई हमारे प्यारे, हमारे राज दुलारे फील्ड मार्शल हैं कहाँ गायब हो गए। मुनीर गायब हो गया। मुनीर को यह पता लगा कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे खास स्वागत का इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब आएंगे, मुनीर शक्ल दिखाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मुनीर गायब हो गया। एम्बेसी वाले तक नहीं बता रहे, जो पाकिस्तान एम्बेसी वाले हैं वो तक नहीं बता रहे कि हम आसिम मुनीर कहां गए। पहले से झूठ बोला कि मैं परेड जा रहा हूं। अच्छा, वो हमने भी विश्वास कर लिया, तो हमें भी लगा हाँ भाई जा रहा होगा परेड में भाई अपना। तो भाई ने पता लगा कि भाई ने पीआर एजेंसी को पैसा वैसा देके बोला मैं परेड जा रहा हूं, तो पूरे दुनिया में फैला दिया। अमेरिकन ने बोला अच्छा ये लैंड हो गया। आपको पता है मरियम की कितनी आह लगेगी इन लोगों को? अब वो हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत आह लगेगी। हाँ, जी। अब क्या हुआ कि ये पहुंच गए जहाज लेके अमेरिका। ठीक है, इनको भी पता था जब ये जहाज में बैठे थे कि भैया कोई परेड वरेड का इन्विटेशन नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सब फ्रॉड है। वहां पे पहुंचे
अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं हमारे फील्ड मार्शल, इनको तो परेड में तो दिख नहीं रहा भाई। भाई साहब कहाँ हैं? वेयर इज आसिम मुनीर? कहाँ हैं ये? अब आसिम मुनीर गायब। और इस बीच कहा यह जा रहा है कि जो बाघेरी साहब मारे गए हैं, बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर देखिए, इजरायली हमले में तेहरान धुआं धुआं, ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर तबाह। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ाया। यहां देखिए, सुनिए जरा, सुनिए इस धमाके को, सुनिए। ये देखिए ऐसा धमाका, ये लेकिन इस बीच वो घड़ी जो है वो कईयों को बांटी है लगता है मुनीर जी ने, हैं? मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है इसको घड़ी का। अब ये पता नहीं कि मुनीर ने बांटी है कि नहीं बांटी, लेकिन अगर बांटी होगी, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इनके खून में गद्दारी है, ये मीर जाफरों का देश है पाकिस्तान। बिल्कुल सही इनके खून में गद्दारी है। इन्होंने तालिबान से पैसे लिए, तालिबान के साथ गद्दारी कर दी, अमेरिका से पैसे लिए, अमेरिका से गद्दारी कर दी। अब मौका आया है ईरानियों का। अगर आपके ऊपर खतरा आया तो हम मिसाइल मार देंगे। उसने बोला अच्छा, उसने बोला कि देखो पाकिस्तान भाई है मेरा, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये कह रहा है कि मार देगा मिसाइल। मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी भी जेब काटी पाकिस्तानियों ने। अब पता नहीं किस किस को घड़ी पहना रहा है। ये घड़ी की बात जो दिनेश भाई कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव मामला है कि आसिम मुनीर गए थे और वहां के किसी सीनियर ऑफिशियल को घड़ी दे दी। वो घड़ी इलेक्ट्रॉनिक थी, उसके अंदर ट्रैकर था। ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पे आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि मरवा दिया इसको। उसको घड़ी दी, उसकी आखिरी घड़ी, उसकी आखिरी घड़ी दी। अब तुम्हारा समय पूरा होता है। ये मेजर गौरव आर्य बार-बार कहते हैं पाकिस्तान पनौती है। अब ईरान को ये वक्त रहते समझ में आ जाता तो आज ये हाल नहीं होता। इजराइल के हमलों से तेहरान में आई बाढ़। इजरायली हमले में पाइपलाइनें तहस नहस, कई हिस्सों में सीवर पाइपलाइन फटी। पानी से तेहरान के कई इलाके जलमग्न। अब अगर पीने के पानी की पाइपलाइन फटी होती तो पानी कम से कम साफ सुथरा होता। ये सीवेज वाली लाइन फट गई है और वहां पर बताया जा रहा है कि तेहरान छोड़कर भागने वाले लोग, अभी हमने दिखाया था, ये देखिए इस तरीके की बाढ़ आई हुई है और ये बाढ़ बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है। और 90% लोग इसकी वजह से भाग गए होंगे। भाई देखो ये तेहरान का जो हाल हुआ जा रहा है, तेहरान फिर से बसने में तो मुझको लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिनेश, आपकी चिंता बिल्कुल सही है और जो गौरव बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। अब अगर ये तो ज़ेलेंस्की कहेंगे देखो मैंने ये हाल कीव का इतने दिनों में नहीं होने दिया जो तुमने हफ्ते भर में करा दिया। और तुम मुझे मदद करने की कोशिश, मुझे मदद। अगली खबर दिखा देता हूं। ईरान ने अमेरिकी ठिकाने को बनाया निशाना। ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर दागी मिसाइलें। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल, इमारत के एक बड़े हिस्से को नुकसान हुआ। अमेरिका ने तो ये कह दिया था कि मेरे किसी इंटरेस्ट पे हमला नहीं होना चाहिए। अब ये कर दिया है इसने। ट्रंप अब आ जाएंगे सामने। देखिए दो बातें हैं, मैं आपको बताऊं कि कोई भी एम्बेसी होता है, कोई भी एम्बेसी, जैसे अगर भारत का हाई कमीशन है लंदन में, वो भारत का सॉवरेन सॉइल है, राइट, वो यूके का सॉइल नहीं माना जाएगा, वो भारत की जमीन है। इसी प्रकार से दिल्ली में जो यूनाइटेड किंगडम का हाई कमीशन है, दैट इज सॉवरेन लैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, चाहे वो भारत में हो। तो अगर ट्रंप चाहे, अगर अमेरिकन चाहें तो इसको नजरअंदाज ना करके ये बोल देंगे कि यू हैव अटैक्ड अमेरिकन सॉइल और इसके ऊपर पलटवार हो सकता है। ये पलटवार और क्या, निमित्ज जो रवाना हुआ है इसीलिए रवाना हुआ है। ईरान के करमनशाह शहर में हमला, 4 जोरदार विस्फोट से दहला करमनशाह। इमाम हसन मिलिट्री बैरक पर निशाना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इमारत पर भी हमला। अब ये जो न्यूक्लियर को लेकर ईरान में दो तरह की बातें आ रही हैं कि खामेनेई तो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वही बात वहां के प्रेसिडेंट भी दोहरा रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर कर भी रहे हैं। ये क्या चल रहा है ईरान के अंदर? देखिए, ईरान ने बाद में 2003 के बाद एक पॉलिसी फॉलो करी कि डुअल टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, ऊपर से कुछ नीचे से कुछ, यानी कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, ये वेपन के लिए। और जिस तरीके से साइंटिस्ट मार रहे हैं, मुझे डर है कि आज के बाद ईरान के बच्चे साइंस लेने से न डरे। ओहो, नहीं भाई साहब, ये करियर बड़ा खराब है। इसमें एक बात, कोई साइंस नहीं लेगा, सब आर्ट्स। लेकिन इस बीच देखिए, इसमें एक बात है, 2018 में जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की थी ना, अमाद वाले जो मेटल वाले जो उसमें रखे हुए थे, जिसमें 50,000 कागज निकले थे, 163 सीडी निकले, इजराइल के हाथ लगे थे, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि हम वेपन बना रहे हैं, उसकी डिजाइन ऐसी। तो ये समझ लीजिए कि ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम तो बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर लेकर आए हैं, लेकिन वो बिजली कैसी बना रहे थे, कैसी खतरनाक, वो आपके सामने है। और साइप्रस में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पीएम मोदी को
पीएम मोदी ने कहा यह साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। अब साइप्रस जाना इसके अपने महत्व हैं। टर्की के लिए बड़ा खुला संदेश मेजर गौरव आर्य बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल, जो उनको ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 है, जो हाईएस्ट उनका ऑर्डर है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, जिसको टॉप मोस्ट ऑनर माना सर्वोच्च जाता है, नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसी प्रकार से उनको ये दिया गया है। और दूसरी चीज है, हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, ये सारे के सारे देश बहुत परेशान हैं टर्की से। और प्रधानमंत्री मोदी, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि साइप्रस क्यों चलेगा। टर्की ने हड़पा हुआ है इसका कुछ हिस्सा साइप्रस का। बिल्कुल। तो साइप्रस क्यों चलेगा? भारत के ही लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी को क्या जरूरत थी। अरे यार, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही नोज वेयर इज गोइंग। ठीक है, ही नोज, उनको पता है कि कहां पे मैं पैर रखूंगा, कहां पे चीखें निकलेंगी। और टर्की से चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अभी आप देखना, आर्मेनिया से भी निकलेंगी। कई राक्षसों की जान तोते में होती है, तोते की गर्दन मोदी जी पकड़ रहे हैं। बाकी इशारा आपके लिए काफी है, ध्यान से देखिए, बाकी गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। आज प्रतिशोध में इतना ही। बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।